हम लोग जो टॉपिक देख रहे थे वो था आपका बोडे प्लॉट का प्रोसीजर। तो हमने एक न्यूमेरिकल लिया था, उस न्यूमेरिकल को लेकर ही हम आगे बढ़ रहे थे और उसी से हम जो है प्रोसीजर सारा देख रहे थे, ठीक ना। आज फिर वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो कल आपने देखा कि आपके पास जो एग्जाम्पल था उसमें 3 पोल्स थे। एक पोल आपका ओरिजिन पर है, दूसरा पोल आपका 1 + 0.5s है जहाँ पर एक कॉर्नर फ्रिक्वेंसी आ रहा है आपका ओमेगा इज इक्वल टू 1/0.5। तीसरा जो पोल है वहाँ से आपकी कॉर्नर फ्रिक्वेंसी आती है 1/0.08। तो मतलब यहाँ से हमारे पास 2 कॉर्नर फ्रिक्वेंसीज आई। फर्स्ट कॉर्नर फ्रिक्वेंसी आई 1/0.5 मीन्स 2 रेडियन पर सेकेंड, और दूसरी जो कॉर्नर फ्रिक्वेंसी आई वो आई 1/0.08 मीन्स 12.5 रेडियन पर सेकेंड। तो ये जो 2 कॉर्नर फ्रिक्वेंसीज हैं, इन्हीं कॉर्नर फ्रिक्वेंसीज पर आपका स्लोप चेंज होना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, कॉर्नर फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करो। कॉर्नर फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद स्टेप 2 देखो क्या कह रहा है, द स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द बोडे प्लॉट इज टेकन एज लोअर देन द लोअर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। मतलब ये है कि आप जो आपका बोडे प्लॉट लेंगे उसमें फ्रीक्वेंसी कहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे कई बार हमारे सामने प्रॉब्लम आती है, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हमारे सामने प्रॉब्लम आती है कि जब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी तक जाना है तो हम स्टार्ट कहाँ से करें। अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं, किसी एक्स एक्सिस पर जो लेवल है या वाई एक्सिस पर जो लेवल है उसको अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो बहुत लंबा ग्राफ बन जाता है, ठीक। तो ऐसा ही केस यहाँ पर है कि हम फ्रीक्वेंसी स्टार्ट कहाँ से करें। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे जो बोडे प्लॉट आपके सामने है, ये बोडे प्लॉट स्टार्ट है फ्रीक्वेंसी इसमें 1 से, और इसके पहले जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाए थे, जो आपने 1/j और इन चीज़ों का प्लॉट किया था, उसमें स्टार्टिंग क्या था, उसमें स्टार्टिंग था 0.1। ध्यान देना, उसमें स्टार्टिंग पॉइंट था 0.1, ठीक ना। और उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू थी ओमेगा की वो थी आपकी 1। तो एक डिकेड वहाँ भी बन रहा है, 0.1 से 1 तक, ये भी एक डिकेड है। हम 1 से 10 ले रहे हैं, ये भी एक डिकेड है, ठीक ना। तो हम स्टार्टिंग पॉइंट क्या रखेंगे, हम यहाँ 0.1 भी रख सकते थे, कोई इशू नहीं है। ये होता कि आपका जो ग्राफ है वो थोड़ा सा लंबा हो जाता और कुछ नहीं, ठीक ना। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ग्राफ को कॉम्पैक्ट करने के लिए दूसरा स्टेप दिया गया है कि आप स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी क्या रखेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, दैट शुड बी लेस दैन द फर्स्ट स्मॉलेस्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, ठीक ना। स्मॉलेस्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से कम होनी चाहिए वो आपका जो स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी है, ठीक। तो स्मॉलेस्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 रेडियन पर सेकेंड। इससे कम हम कोई सा भी ले सकते हैं, तो इससे कम हमने ले लिया 1 रेडियन पर सेकेंड। अब 1 रेडियन पर सेकेंड आपका जो फ्रीक्वेंसी आएगा वहाँ से आप अपना प्लॉट स्टार्ट करेंगे, ठीक। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, 3rd और 4th स्टेप में है कि आप कहाँ कहाँ पर कितना कितना स्लोप लेंगे। तो इनिशियल स्लोप आपका क्या बनेगा, तो इनिशियल स्लोप के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपका फंक्शन k/s का टर्म आ रहा है, s की पावर 1 या 2 नहीं, सॉरी s की पावर 2 3 नहीं, s की पावर 1 है यहाँ पर, ठीक ना। k/s की पावर 1 मतलब टाइप 1 सिस्टम। टाइप 1 सिस्टम होगा उस टाइम पे आपका जो इनिशियल स्लोप होगा वो कितना होगा, -20 dB पर डिकेड, -20 dB पर डिकेड। और ये जो इनिशियल स्लोप है ये आपके प्लॉट को कहाँ कट करेगा, ये आपके प्लॉट को कट करेगा ओमेगा इज इक्वल टू k पर। ये कहाँ कट करेगा, ओमेगा इज इक्वल टू k पर। तो k की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी है, आप देखिए ऊपर k होता है GSHS में, तो यहाँ k कितना है 4, ठीक है। तो जो आपका k है उस वैल्यू ओमेगा की उस वैल्यू पर आपका जो इनिशियल स्लोप है वो 0 dB वाली लाइन को कट करेगा, ठीक ना। अब यहाँ से हम अपना बोडे प्लॉट मैग्नीट्यूड प्लॉट ड्रॉ करेंगे।
तो मैग्नीट्यूड प्लॉट में ये इन चीज़ों को ध्यान रखना। अब देखो हम देखते चल रहे हैं मैग्नीट्यूड प्लॉट कैसे ड्रॉ हो रहा है। तो मैग्नीट्यूड प्लॉट के लिए हमने क्या किया, हमने एक एक्सिस ये खींची आपकी जो है मैग्नीट्यूड एक्सिस, और दूसरा एक्सिस जो हमने लिया है वो है फ्रीक्वेंसी एक्सिस। पहला है मैग्नीट्यूड एक्सिस, दूसरा है फ्रीक्वेंसी एक्सिस। इधर आपका जो वाई एक्सिस का है ये है मैग्नीट्यूड एक्सिस, और ये जो एक्स एक्सिस वाला है ये है फ्रीक्वेंसी एक्सिस। आप ध्यान देंगे जो फ्रीक्वेंसी एक्सिस है उसमें इनिशियल वैल्यू कितनी है, 1। फ्रीक्वेंसी एक्सिस में इनिशियल वैल्यू कितनी है, 1। उसके बाद जो फर्स्ट डिकेड के बाद वैल्यू आएगी वो हमने यहाँ पर लिया है 10, ठीक। जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है 10। उसके बाद एक डिकेड के बाद एक वैल्यू हमने ली है 100। हम और बड़ा ले सकते हैं लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, इतने में ही हमारा ग्राफ प्लॉट हो जा रहा है, तो हम इतने की ही वैल्यू हमने ली हुई है, ठीक है। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हमें पहले लोकेट करना है। पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है, 2 रेडियन पर सेकेंड पर पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है। दूसरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है, 12.5 रेडियन पर सेकेंड पर आपकी दूसरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप दोनों कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से एक डॉटेड लाइन खींच दें इस टाइप से, ठीक। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक डॉटेड लाइन खींच दें दोनों कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से, ठीक। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप एक -20 dB पर डिकेड का इनिशियल स्लोप होना है, तो -20 dB पर डिकेड का इनिशियल स्लोप लीजिए, और कहाँ से वो कट करेगा 0 dB वाली लाइन को, ओमेगा इज इक्वल टू 4 पर कट कर रहा है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 4 से आप -20 dB पर डिकेड की लाइन खींचेंगे, और वो कहाँ तक खींचेंगे, जहाँ तक आपका फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आता है वहीं तक खींचेंगे, ठीक है। उसके बाद आप उसको रोक देंगे, तो आपका इनिशियल स्लोप चला -20 dB पर डिकेड से, और वो कहाँ तक आया, फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी वाली लाइन जहाँ पर उसको कट करेगी वहाँ तक आएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका जो इनिशियल स्लोप है उसमें एडिशन होगा -20 dB पर डिकेड का दोबारा से, ठीक ना। दोबारा से उसमें -20 dB पर डिकेड का एडिशन होगा, और क्यों होगा, क्योंकि वो जो आपका कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है वो पोल बता रहा है, ठीक है। वो जो आपका फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है वो क्या बता रहा है, पोल बता रहा है, इसलिए -20 dB पर डिकेड का स्लोप उसमें आप ऐड करेंगे, तो -20 प्लस -20 क्या बन जाएगा, -40 dB पर डिकेड। तो -40 dB पर डिकेड की एक लाइन आपकी यहाँ से चलेगी, कहाँ तक चलेगी, जो आपका सेकेंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है जो आपने डॉटेड लाइन खींची है वो जहाँ तक कट करेगा उसको, वहाँ तक आपकी आपके -40 dB पर डिकेड की लाइन चलेगी, ठीक है ना। अब इस पॉइंट से जहाँ पर ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इस पॉइंट से आपका चूँकि ये सेकेंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है, तो इसके बाद आपका जो प्लॉट जाएगा वो कितना होगा, उसमें अगेन -20 dB पर डिकेड का एडिशन होगा। -20 dB पर डिकेड का क्यों होगा, क्योंकि ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी भी पोल को रिप्रेजेंट कर रही है, सिस्टम के पोल को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर -20 dB पर डिकेड का एक और एडिशन होगा, तो ये आपका जो है -40 पहले था, -20 और ऐड हो गया, तो क्या बन गया -60 dB पर डिकेड। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस पॉइंट से -40 dB, इस पॉइंट से -60 dB लेना थोड़ा सा टिपिकल होता है, इसलिए आप एक काम किया करें कि जैसे हमारा ये मैग्नीट्यूड एक्सिस है, ये फ्रीक्वेंसी एक्सिस है, यहाँ हमने लिया है 1, यहाँ हमने लिया है 10, एक डिकेड हो गया, यहाँ हमारा है 20 dB, यहाँ है हमारा 40 dB। तो हमें अगर 20 dB पर डिकेड चाहिए तो हम क्या करेंगे, 20 से 10 तक की एक लाइन खींचेंगे। फिर 40 dB चाहिए, -40 dB, तो 40 से 10 तक की एक लाइन खींचेंगे। -60 dB चाहिए तो 60 से 10 तक की एक लाइन खींचेंगे, ठीक। इनको पेंसिल से किनारे खींचकर आप रख लीजिए, ठीक है। अब करना क्या है,
जिस जिस स्लोप का आपको लेना है असिम्प्टोटिक लाइन, आपको करना है बस यही है कि उस जिस पॉइंट से वो असिम्प्टोटिक लाइन जा रही है उस पॉइंट से इन लाइंस के पैरेलल जो रिक्वायर्ड है उसके पैरेलल एक लाइन खींच दीजिए, वो आपका कॉरेस्पॉन्डिंग गेन की कॉरेस्पॉन्डिंग स्लोप की लाइन होगी। ठीक है ना। अगला प्लॉट है हमारा फेज प्लॉट। फेज प्लॉट के लिए हमें एंगल चाहिए, तो एंगल हम कहाँ से लाएंगे? एंगल हमारा जो GSHS है, जो GJ⍵H⍵ है, उसी से आपका एंगल आएगा। तो देखो यहाँ एंगल क्या बन रहा है, यहाँ एंगल बन रहा है, नीचे कितना है J⍵, चूँकि ऊपर 4 है, कांस्टेंट टर्म है, इसका कोई एंगल नहीं होगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, नीचे J⍵ है, नीचे J⍵ है मतलब ये कितना डिग्री देगा, -90 डिग्री। यहाँ नीचे 1 + J⍵5 है, ये कितना देगा, -tan−1 यहाँ पर क्या है 1 + J⍵08, ये कितना एंगल देगा, -tan−1 ठीक। तो इन तीनों एंगल्स को, चारों एंगल्स को ऐड कर दो, तो 0 - 90 - tan−1 -tan−1 ये आपका बन गया GJ⍵H⍵ का एंगल फेज। अब इस फेज में हम ओमेगा की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू आप ले लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो वैल्यूज़ मैंने ली हैं वही आप भी लेंगे। कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ आप ले लीजिए, आप उस आर्बिट्रेरी वैल्यू पर आपके GJ⍵H⍵ की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक, और उन पॉइंट्स को मिला दीजिए। यही आपका बनेगा एंगल प्लॉट और फेज प्लॉट। ठीक, तो देखो यहाँ क्या दिख रहा है, जब ओमेगा 1 है तो एंगल कितना है, -121। जब ओमेगा 2 है तो एंगल कितना आ रहा है, -144। जब ओमेगा 8 है तो -198। ओमेगा 10 हुआ तो -207। ओमेगा 20 हुआ तो -234। ओमेगा 50 हुआ तो -252। मैंने सिर्फ 50 तक की लिया है, मैं उसको 80, 90, 100 तक भी ले सकता था, उससे आगे भी ले सकता था। चूँकि जो हमने फ्रीक्वेंसी एक्सिस लिया है वो 1 to 100 ही लिया है, 2 डिकेड ही हमने लिया है, इसलिए हम उसके पहले ही उसके अंदर ही हमने अपना प्लॉट रखा है। हम चाहे तो उसके आगे भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ही हमने रखा है, 2 डिकेड के अंदर ही रखा है। अब इसको हम प्लॉट कैसे करेंगे? प्लॉट करने का तरीका देखो, प्लॉट करने का तरीका बड़ा सिंपल है। आप जैसे मैग्नीट्यूड लिए थे उसी टाइप से आपको क्या लेना होगा, एंगल लेना होगा। तो एक आपके पास एंगल का एक्सिस है, ये एक्सिस आपका एंगल का है, ये एक्सिस आपका फ्रीक्वेंसी का है। इधर उल्टा लेने का क्या रीज़न है? रीज़न बस इतना है कि आपके प्लॉट को, आपके फेज प्लॉट को -180 डिग्री की लाइन को कट करना है। जहां आपका फेज प्लॉट -180 डिग्री की लाइन को कट करेगा वही पॉइंट क्या होगा, वही फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी होगी। तो जब हमें -180 डिग्री की ही लाइन को कट कराना है तो हम -180 डिग्री ही लेंगे, हम क्यों पॉजिटिव लाइन में जाएंगे, ठीक ना। तो -180 डिग्री की लाइन हमने ये खींच ली, और चूँकि हमने मैग्नीट्यूड और फेज दोनों ही प्लॉट एक साथ बनाए हैं, इसलिए हमने क्या किया है कि 0 dB वाली लाइन को ही 180 डिग्री वाली लाइन एज्यूम कर लिया है। जो 0 डिग्री वाली लाइन इधर थी, 0 dB वाली लाइन, उसी 0 dB वाली लाइन को ही हमने -180 डिग्री की भी लाइन एज्यूम कर लिया है, ठीक ना। अब 180 डिग्री जो है, -180 डिग्री, इसको हमने ऊपर से नीचे तक एंगल को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। एंगल आप चाहे जैसे डिस्ट्रीब्यूट करें वो आपके ऊपर है। आप चाहें तो इसको 10-10 में ले लें, आप चाहें तो इसको 20-20 के डिफरेंस पर ले लें, आप चाहें तो इसको 30-30 के डिफरेंस पर ले लें, जैसे आपको सही लगे। जितना बड़ा आपके पास सेमी लॉक पेपर हो आप उसके अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये ग्राफ बनना होता है सेमी लॉक पेपर पे। मेरे पास यहाँ पर सेमी लॉक पेपर नहीं है, इसलिए मैं इसको प्लेन पेपर पे बना रहा हूँ और आपको कोशिश कर रहा हूँ कि वो
इमेजिनेशन प्रोवाइड करा सकूं, जिससे कि आप इसको सिमिलॉग पेपर पे बना सकें। इसीलिए आप देखेंगे मैंने 1 के बाद 2 को जिस डिफरेंस पर लिया है, 3 उससे थोड़ा सा कम डिफरेंस पर है, 4 उससे कम डिफरेंस पर है, 5 उससे कम डिफरेंस पर है। ऐसे ही डिफरेंसेस कम होते गए हैं 10 तक, और यही सेम डिफरेंसेस 10 से 100 के बीच में होंगे, ठीक ना। तो ऐसे ही आपका सेमीलॉग पेपर में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो वही डिस्ट्रीब्यूशन मैंने यहाँ बनाने की कोशिश की है। आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा विजुलाइज होगा कि हम सेमीलॉग पेपर पर कैसे बना सकते हैं ना। अब क्या है, यही वैल्यूज़ जो आपका ओमेगा इज इक्वल टू 1 पर है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पर है, 8 पर है, 10 पर है, जो जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर देंगे। हमने यहाँ पुट कर दिया। पुट करने के बाद उसको हम एक स्केल से चाहे फ्री हैंड उसको हम खींच सकते हैं। अच्छा ये रहेगा कि आप स्केल से खींचें। अब क्या है, गेन मार्जिन और फेज़ मार्जिन हमें कैलकुलेट करना है, ठीक ना। इस क्वेश्चन में स्टेबिलिटी का पता करना है, तो हम सिस्टम की स्टेबिलिटी का पता करना है, तो हम क्या करेंगे, गेन मार्जिन और फेज़ मार्जिन निकालेंगे। गेन मार्जिन कहाँ पे होगा, फेज़ क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे, और फेज़ मार्जिन कहाँ पे होगा, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे, ठीक ना। ध्यान देना, गेन मार्जिन हम कहाँ निकाल पाएंगे, फेज़ क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे, और फेज़ मार्जिन कहाँ निकाल पाएंगे, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। तो फेज़ क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी कहाँ होगी, जहाँ पर आपका फेज़ प्लॉट -180 डिग्री वाली लाइन को कट करेगा, वो क्या होगा, फेज़ क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। और गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी कहाँ पर होगी, जहाँ आपका गेन प्लॉट 0 dB वाली लाइन को कट करेगा, वो होगा आपका गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो यहाँ देखो, इस पॉइंट पर आपका गेन प्लॉट, मैग्नीट्यूड प्लॉट 0 dB वाली लाइन को कट कर रहा है। तो इस पॉइंट से हम एक स्ट्रेट लाइन इस टाइप से खींच देंगे। दूसरा, यहाँ पर आपका फेज़ प्लॉट -180 डिग्री वाली लाइन को कट कर रहा है, तो यहाँ से भी हम एक इस टाइप की लाइन खींच देंगे। अब ये वाली लाइन आपके फेज़ प्लॉट को यहाँ कट करती है, तो जिस पॉइंट पर ये कट कर रही है वहाँ आपको मिलेगा फेज़ मार्जिन, और जहाँ पर ये कट कर रहा है इस लाइन को, इस पॉइंट पर आपको मिलेगा गेन मार्जिन। तो फेज़ मार्जिन क्या होगा, ये एंगल जितना होगा वही एंगल आपका क्या होगा, फेज़ मार्जिन, और ये एंगल जितना होगा वही एंगल कितना होगा, गेन मार्जिन, ठीक है ना। सॉरी, ये गेन मार्जिन नहीं होगा, गेन मार्जिन इसका रेसिप्रोकल होगा। गेन मार्जिन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द मैग्नीट्यूड एट फेज़ क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक ना। तो इस फेज़ क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पर जो आपका ये वैल्यू आ रहा है मैग्नीट्यूड का, इस मैग्नीट्यूड का आप रेसिप्रोकल कर देंगे तो वही आपका क्या कहलाएगा, गेन मार्जिन। क्लियर है ना। नेक्स्ट देखो, गेन मार्जिन के लिए क्या है फॉर्मूला, 1/GJ⍵HJ⍵ एट omega is equal to omega C1. What is omega C1? Omega C1 is the phase crossover frequency, ठीक ना। यहाँ क्या लिखा है, the point on the Bode plot where phase curve crosses the -180 degree line is called as phase crossover point, and the frequency at that point is called phase crossover frequency. The reciprocal of the magnitude of GJ⍵HJ⍵ at phase crossover frequency is called gain margin, right? And gain margin is the reciprocal of the magnitude at phase crossover frequency. Next is phase margin. Phase margin क्या है, देखो, the point on the Bode plot where magnitude curve crosses the 0 dB line. The point on the Bode plot where the magnitude curve
crosses the 0 dB line is called gain crossover point, and the frequency at this point is called gain crossover frequency, and phase margin is equal to 180 degree plus angle g j omega h j omega at gain crossover frequency. ठीक है, at gain crossover frequency. And the stability, the system will be stable only when both the gain margin and the phase margin are positive. Okay, the system will be stable when both the gain margin and the phase margin are positive. एक और एग्जाम्पल देखो, GSHS आपको दिया हुआ है 30 डिवाइडेड बाई S इंटू S प्लस 0.5S इंटू 1 प्लस 0.5S इंटू 1 प्लस 0.08S. सेम वही क्वेश्चन है जो पिछला था. डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वहाँ K आपका 4 था, यहाँ K कितना हो गया 30. अब K 30 होने से क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये देखना है. तो क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसीज आपकी अभी भी वही हैं. एक है 2 रेडियन पर सेकेंड, एक है 12.5 रेडियन पर सेकेंड. ओमेगा इज इक्वल टू 30. तो हम सीधे चलते हैं आपके प्लॉट पर, सीधे आते हैं प्लॉट पर. प्लॉट देखो यहाँ पर थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया है, चूँकि हमने दोनों ही प्लॉट यहाँ पर खींचने की कोशिश करी है एक ही में, तो थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया है. आप ध्यान देंगे तो क्लियर हो जाएगा. देखो यहाँ क्या है, आपका इनिशियल स्लोप कितना होगा? अगेन -20 dB पर डिकेड. तो माइनस, यहाँ मैंने अलग अलग 3 लाइंस खींची हैं पेंसिल से, आप ध्यान देंगे. ये 20 dB से 10 तक गया है, ये 40 dB से 10 तक गया है, और ये 60 dB से 10 तक गया है. तो ये -20 dB पर डिकेड की लाइन है, और ये -40 dB पर डिकेड की लाइन है, और ये -60 dB पर डिकेड की लाइन है. तो 3 लाइंस आपके सामने हैं, एक -20 dB, एक -40 dB, एक -60 dB. हमने इसको खींच के रख लिया. अब करना क्या था, हमारा जो इनिशियल स्लोप है वो कितने का होगा? -20 dB पर डिकेड. और वो जाएगा कहाँ से? वो होकर जाएगा फ्रॉम ओमेगा इज इक्वल टू K, और K कितना है 30. तो ओमेगा इज इक्वल टू 30 से उसको आगे जाना है. तो ओमेगा इज इक्वल टू 30 देखो यहाँ पर है, इस पॉइंट पर है. तो इस पॉइंट से उसको जाना है, तो हमने क्या किया, ओमेगा इज इक्वल टू 30 पर इस -20 dB वाली लाइन के पैरेलल एक लाइन खींची, और वो कहाँ तक आएगी? वो लाइन आएगी फर्स्ट क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी तक. तो फर्स्ट क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी तक वो लाइन आई. इस फर्स्ट क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी के बाद इसमें कितना स्लोप ऐड होगा? चूँकि फर्स्ट कॉर्नर फ्रिक्वेंसी है, तो यहाँ से आपका -20 dB और ऐड हो जाएगा. वो पोल में है, इस वजह से -20 dB और ऐड हो जाएगा. तो -20 dB और ऐड हो गया, -40 dB. तो अब हमने क्या किया, इसी पॉइंट से -40 dB वाली लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचा. अब ये लाइन कहाँ तक जाएगी? ये लाइन आपकी जाएगी आपके सेकंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक. तो देखो यहाँ पर आपका सेकंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है 12.5 पर, यहाँ तक आपका -40 dB आया. उसके बाद एक और स्लोप ऐड होना है -20 dB का. तो यहाँ से -20 dB का ऐड करोगे तो -60 dB हो जाता है. और ये जो -60 dB की लाइन है, इसके पैरेलल हमने यहाँ से एक लाइन खींच दी, और ये लाइन आपकी इधर चलती चली जा रही है. ये है -60 dB पर डिकेड. तो ये जो ऊपर वाला प्लॉट बना है, ये है आपका मैग्नीट्यूड प्लॉट. ठीक, अब हम क्या करेंगे, फेज़ प्लॉट बनाएंगे. तो फेज़ प्लॉट के लिए आपको सबसे पहले एंगल फाइंड आउट करना होगा. तो एंगल अब हम फाइंड आउट करेंगे. एंगल फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला वही है जो आपका जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा है, उसी से आपको एंगल निकालना है. तो जो केस पिछले में था वही एंगल इसमें होगा.
ओमेगा के साथ आपका एंगल वेरी कर रहा है, सेम वही वैल्यूज़ होंगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ के ही तो चेंज हुआ है और के का एंगल कितना है 0 डिग्री, बाकी सब सेम है, तो बाकी सबसे एंगल उतना ही आएगा, उसमें कोई चेंज होना नहीं है। तो जब कोई चेंज नहीं होना है तो एंगल प्लॉट हमारा बिल्कुल एज इट इज़ होगा, जैसा था। ठीक, तो जैसा था एंगल प्लॉट वैसा ही है। अब यहाँ पे अगर हम गेन मार्जिन फेज मार्जिन कैलकुलेट करने चलें तो यहाँ पर ये चूँकि नीचे वाला फेज प्लॉट है तो यहाँ पर क्या आएगा फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, ये हमारा गेन प्लॉट है तो यहाँ पर क्या आएगा गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। तो इस गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी से जो लाइन नीचे आ रही है यहाँ पर, ये आपका क्या देगा, ये आपका देगा फेज मार्जिन, ठीक ना। और ये जो आपकी वैल्यू आ रही है फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी से, ये आपका देगा गेन मार्जिन। ठीक, तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि गेन मार्जिन तो आपका पॉजिटिव है, गेन मार्जिन तो पॉजिटिव है, लेकिन फेज मार्जिन चूँकि जब इसको 180 में ऐड करेंगे तो वो कितना होगा वो देखना पड़ेगा, तो ये कितना हो रहा है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक ना। क्लियर है, तो वो आप जब कैलकुलेट करेंगे अगर ये नेगेटिव आता है, फेज मार्जिन अगर नेगेटिव आता है और गेन मार्जिन पॉजिटिव आता है तो सिस्टम क्या हो जाएगा अनस्टेबल, और अगर दोनों ही पॉजिटिव आते हैं तो सिस्टम क्या हो जाएगा स्टेबल। ठीक है, तो ये है आपका प्लॉट, क्लियर है। और यहाँ आपका ये यूनिट कवर होता है, बोडे प्लॉट आपका ख़त्म हो गया, यहाँ आपका ये यूनिट कवर होता है।